बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मिस्टर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की तरफ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम लिखे गए ख़त ने हंगामा खेज सियासी माहौल में मज़ीद हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने ये ख़त क्यों लिखा, इसकी क्यों ज़रूरत महसूस की, इस पर बात करेंगे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है और ट्रंप कार्ड्स का जिक्र किया है, कुछ धमकियाँ दी हैं और कुछ इस्तीफ़ों की बात की है, उसने भी ज़ाहिर है जो माहौल है उसको मज़ीद गरमा दिया है, बहुत सारे ख़दशात पैदा कर दिए हैं। इस पर बात करेंगे। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो अवामी उनका स्टाइल एक सामने आया है। लेकिन इससे पहले बात करेंगे जनाब नून लीग का जो लॉन्ग मार्च था, लाहौर से शुरू होना था 24 मार्च को, यानी कल, वो अब 26 पे चला गया है। इसकी क्या वजह हो सकती है, सोचने वाली बात है। तो ये जनाब बड़ी देर से 23 से फिर ये आगे गया, फिर 24 पे आ गया, आगे पीछे करते रहे इसको। अब इन्होंने कहा है जनाब 26 को लाहौर से काफ़िला रवाना होगा। जो 24 वाला जो कल यानी इन्होंने शुरू करना था लॉन्ग मार्च, वो उसकी वो कहते ये है कि उस तरह उसको वो कंटेनर शंटेनर वगैरह नहीं थे जैसे माजी में इन्होंने किए हैं आम, उसी तरह के वो लॉन्ग मार्च की तरह का एक लॉन्ग मार्च शुरू करना था इन्होंने। लेकिन अब ये पता चला है कि वो कंटेनर वगैरह पर एक यानी हकीकी किस्म का, भरपूर किस्म का लॉन्ग मार्च वो कहते हैं नज़र आना चाहिए। तो वो जनाब उसमें मरियम और हमज़ा वगैरह लाहौर से करेंगे। और पहले इतला है, पहले ये था कि वो कुछ लोगों ने गुजरांवाले तक जाना था, फिर वापस आ सकते थे, फिर गुजरांवाला से जेहलम तक जाना था, वहाँ से वापस आ सकते थे जो अरकान असम्बली हैं, जो उन्होंने अपने साथ लेके चलना था लोगों को। अब शायद वो ये कर रहे हैं कि जो लाहौर से चलेगा वो इस्लामाबाद तक जाएगा। और पहले ख्याल ये था कि ये वहाँ 27 को या 26 को वहाँ पहुँचेंगे और डेरे डालेंगे वहाँ। अब ये कहते हैं 28 को रावलपिंडी पहुँचेगा, यानी 26 को चलेगा एक दिन की बजाय अब ये 2 दिन में वहाँ पहुँचेगा रावलपिंडी में। और फिर ज़ाहिर रावलपिंडी से 28 को ही शायद इस्लामाबाद पहुँच जाए। तो लग ये रहा 2 चीज़ें हैं इसके पीछे। एक तो ये है कि इमरान खान जो 27 वाले जलसे का एक बड़ा ढंढोरा पीट रहे हैं कि जनाब 27 तारीख को मैं ऐसा जलसा करूँगा कि उसकी तारीख में माजी में मिसाल नहीं मिलती। तो 1 मिलियन वो कह रहे हैं कि 10 लाख बंदे लाऊंगा मैं। और लग ये रहा है कि अब ये जो PDM और नून लीग वगैरह जो हैं ये उससे ज़्यादा ताकत का मुजाहरा, अवामी ताकत का मुजाहरा करना चाह रहे हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि 27 को उनका ख़त्म हो जाए, इनका 28 को शुरू हो जाए और वहाँ ये बैठ जाएं। कंटेनर शंटेनर का मतलब अगर वाक़तन ऐसे है, कंटेनर वगैरह लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने फिर बैठ जाना है वहाँ पे, धरने की शक्ल इख्तियार कर लेने हैं इनके लॉन्ग मार्च ने। और फिर उधर असम्बली का इजलास हो रहा होगा, बाहर धरना होगा, अवामी ताकत भी होगी और अंदर पार्लिमानी ताकत भी, वो अपना मुजाहरा करेंगे बहरहाल। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े। 25 तारीख तक कुछ ऐसा हो जाए, इत्तेहादी ऐलान कर दें, वो रिज़ाइन कर दें, वो जो आपके नाराज़ अरकान हैं, तो फिर ये जो ये धरना शरना लॉन्ग मार्च ये वो कुछ ऐसी सूरत बन जाए कि इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। और अब जनाब आते हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब वाले ख़त की तरफ जो उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम लिखा है। वो मैंने जिक्र किया था, सीनियरिटी लिस्ट बताई थी कि सीनियर जजेस नहीं हैं जिनका ये बेंच बना है, इनमें जूनियर जजेस भी शामिल हैं। नाम शाम तो बयान किए जा चुके हैं। और सीनियरिटी में भी मैंने बताया था अगर सीनियरिटी के हिसाब से बेंच बने तो ये लोग होने चाहिए उसमें। उन्होंने काजी साहब ने ये ख़त लिखा। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि बड़ी मुश्किल से पहले एक सदारती रेफरेंस से जान छूटी जो इनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया, फिर उसकी मुकदमाबाजी चलती रही, एक इनका फ़ैसला जो है फैज़ाबाद धरने वाला वो एक मुसीबत बना हुआ है। तो अब इनको क्या ज़रूरत थी, मैं ये सोच रहा था कि चुप करके देखते रहते हालात को, उसके मुताबिक देखते रहते। और फिर पाकिस्तान और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर से जो कल मेरी बात हुई थी, उन्होंने कह भी दिया था हमने एतराज़ नहीं करना, वो कानूनी और आइनी तौर पर हमारी पोजीशन इतनी कमज़ोर है कि ये बेंच कुछ अगर करना भी चाहे बेंच का कोई रुकन तो वो नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल वो अब उन्होंने ये ख़त लिखा। तो मैं सोच रहा था यार की ज़रूरत सी ख़त लिखने की। मेरी इस बात का जवाब
काजी साहब ने अपने ख़त के आखिरी पैराग्राफ में दे दी है। उन्होंने कहा कि जनाब अगर मैं खामोश रहता तो जो मेरी मौजूदा हालत है वो बरकरार रहती, बस ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे काजी साहब भी वही कह रहे हैं कि फिर मैं ठीक है अपनी नौकरी कर रहा होता। और बोलने पर वो कहते मुझे पता है कि अगर मैं बोलूँगा तो फिर उसके नताइज भी भुगतना होंगे मुझे, उसके सारे नतीजे भी निकलते हैं अगर मैं बोलूँगा। और वो कहते हैं कि मैंने कसम खाई है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, यानी हल्फ उठाया है और दिफा करना है। और फिर वो कहते हैं कि अब जब मैंने हल्फ उठाया हुआ है इस बात का, तो इसके बाद अल्लाह पाक जो रहमान है और रहीम है उनके नाम पर हल्फ की बात जो कर रहे हैं वो कहते हैं फिर मैं खामोश रहने वाला नहीं हूँ, यानी अल्लाह के फजल से मैं अब खामोश रहने वाला नहीं हूँ कि मैं आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ की जो मैंने बात कसम खाई हुई है उसको पूरा करना मेरी ज़िम्मेदारी है, इसलिए मैं खामोश नहीं रह सकता। और फिर एक बात और उन्होंने की है, और क्या वो मुतासिर हो गए वज़ीर-ए-आज़म साहब से। उनका जी मुसलमानों के लिए एक और भी बात है, वो सूरह लक़मान की जो आयत नंबर 31 का उन्होंने हवाला दिया है, अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर वाला, कि मुसलमानों पर लाजम है कि वो नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें। ये उन्होंने अपने उस ख़त में ये लिखा है। और वो खान साहब भी यही कहते हैं जनाब कि नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें और न्यूट्रल, और ये आज भी न्यूट्रल वाली बात उन्होंने वजाहत करने की कोशिश की है सहाफ़ियों के साथ। और वो ये कहते हैं काजी साहब कि मैंने ख़त लिखने से पहले 2 मरतबा सोचा कि ये ख़त लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। ज़ाहिर है फिर वो बंदा मतनाज़ा भी हो जाता है, नताइज का सामना भी करना पड़ता है। और वो सीनियर मोस्ट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, दूसरे नंबर पे चीफ जस्टिस के बाद सबसे सीनियर वही हैं, और वो 2023 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना लाजम है। फिर वो कहते हैं मैंने आइन देखा कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है किसी अदालत का, उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, लाजमी किस्म की ज़िम्मेदारियाँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे ये ख़त लिखना चाहिए। उन्होंने कहा ये तयशुदा अमर है, माजी की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि जब भी कोई अहम नौइयत का मुकदमा आया है, आइनी तशरीह का मसला आया है, तो या तो फुल कोर्ट बैठी है, सदारती रेफरेंस वगैरह जो होते हैं, या फिर सीनियर मोस्ट जो जजेज़ हैं उनका एक बेंच बनाया जाता है। वो कहते हैं जनाब ये तयशुदा अमर है, ये तयशुदा असूल है, तयशुदा रवायत है सुप्रीम कोर्ट की कि ऐसा ही होता है। लेकिन आप अगर उसको नज़रअंदाज करेंगे तो फिर उसके नताइज भी होंगे, नताइज वही होंगे कि लोगों का दिलिया पर एतबार नहीं रहेगा। लोग कहेंगे ना पिक एंड चूज़ नीचे से, जैसे कल से शोर मचा हुआ है जो बेंच है उसके तश्कील के हवाले से। मैंने भी पहले दिन ये कहा था कि बेंच की तश्कील जो है उससे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कल फिर मेरी क्योंकि बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर से, तो वो मुतमिन थे, तो मैंने कहा कि यार फिर शायद तसल्ली रखें मे भी, लेकिन वो बात जो है वो रुक नहीं रही, लोग सवालात मुसलसल कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं, ये बात उन्होंने बड़े अच्छी की कि 19 मार्च को जब इस केस की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त की हफ्ते वाले दिन, तो उस दिन इस बात का तुक नहीं बनता था कि आप कहें अभी तो सदारती रेफरेंस आया ही नहीं था, तो उसी दिन आप कह रहे थे इसको जनाब इकट्ठा सुनेंगे। इकट्ठा कैसे कर दिया? वो कहते हैं कि जो इनकी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में है आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत। उसमें आपने कानून और आइन की रेट कायम करनी, अमलदारी का हुक्म जारी करना है। और जो सदारती रेफरेंस है 63A वाला कि जनाब इनके वोट की क्या हैसियत होगी, क्या ये ताहजात नहल होंगे वगैरह वगैरह, वो तो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है, मुशावरती इख्तियार है आपका, आपने उसमें राय देनी है 186 के तहत, और उसमें 184 के तहत आपने आर्डर जारी करना है कि कानून पर अमल किया जाए। कानून की अमलदारी के लिए वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है और ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है। ये बात उन्होंने ठीक की है। और मैंने पिछले वीलाग में ये कहा था, पिछले से पिछले वीलाग में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो सवालात उठाए थे वहाँ, तो मैंने कहा ये सवालात, ये बात तो आनी चाहिए थी जब वो रेफरेंस सदारती रेफरेंस की समाअत हो रही हो। तो ये सवालात कबल अज़ वक्त हैं और इन्होंने बड़ी अजीब किस्म की एक हलचल या कह लें आप कि बेचैनी
पैदा कर दी है कि ये तो शायद पहले से जहन बना के बैठे होंगे। फिर उन्होंने बताया है कि जनाब जो बेंच है, तश्कील जो दिया गया है काजी साहब ने, कि उसमें जनाब मुनीम अख्तर साहब जो हैं वो शायद 8वें नंबर पे हैं, एजाज़ अली हसन साहब 4थे नंबर पे हैं, और चीफ जस्टिस के बाद, ठीक है ना। और फिर जमाल खान मंदोखेल 13वें नंबर पर हैं, और एजाज़ अली हसन चौथा मैंने जिक्र कर दिया। मदर आलम खान मियाँ खेल साहब 5वें नंबर पे हैं। चलो ये दो तो किसी तरीके से बात बनती है, लेकिन इनके ऊपर जो बैठे हुए हैं काजी फायज़ ईसा साहब को क्यों नज़रअंदाज किया गया, या फुल कोर्ट नहीं बनाई, ये क्या मामला। मकबूल बाकर साहब को क्यों नज़रअंदाज किया गया, वो काजी साहब के बाद वो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये सारा एक उन्होंने एक ख़त लिख दिया है। अब इसमें कल समाअत है, तो वहाँ इस ख़त को क्या अहमियत दी जाती है, क्या इससे पहले कोई इजलास होता है बेंच का, वो आपस में कुछ तय करते हैं, काजी साहब के ख़त को अहमियत देते हैं, उसको किस नज़र से देखते हैं, इंतज़ामी सतह पे उसका जायज़ा लिया जाता है, या फिर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, या फिर उसको किसी कमेटी में भेज दिया जाता है कि चलो यार देखेंगे रूल्स कमेटी वगैरह जो भी है उसमें कि जनाब फिर वो बाद में देखेंगे, सरदस्ती चलाएँ। और फिर क्या काजी साहब के ख़त की बुनियाद पे जो दरख्वास्त गुजार हैं या फ्री कैन हैं वो कोई इस पर मामला उठाते हैं, वो कहते हैं इन दोनों को इकट्ठा नहीं सुना जा सकता। ये बात बाजार ठीक लग रही है उनकी, क्योंकि एक जो है ज्यूरिडिक्शन में है दरख्वास्त, और रेफरेंस जो है वो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन में है। बहरहाल ये काजी साहब ने तलातम ज़रूर पैदा कर दिया है, हलचल ज़रूर पैदा कर दी है ये सारे इस जो सियासी माहौल है, क्योंकि ये मामला अब सियासी आइनी और कानूनी से ज़्यादा एक सियासी सा हो गया है। ये पहले भी जो बेंच के अरकान हैं, कल भी मैंने जिक्र किया था दबे लफ्ज़ों में, कि ये बीच का रास्ता निकालने वाले बीच में 2-3 जज जो हैं, 3 जज, 2 को मैंने कहा था उनके बारे में वकला की जो है वो बड़ा अच्छे उनकी हैं रिमार्क्स वगैरह वकला के, और वकला की बड़ी अच्छी राय है। लेकिन कुछ के बारे में ये कहा जाता है कि जनाब वो रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, कोई किसी की कोई बात, कोई किसी की बात कि इधर से उधर, उधर से इधर, सारी चीज़ें वो आप देख ही चुके हुए हैं। जो अब मैं यार नाम लेके फिर मैं फंस जाऊंगा, वो मैं कुछ कहने लगा था, वो अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरे भी लागू शायद मैं कर दूं जिक्र, ये क्या हुआ क्या नहीं। और फिर जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ये आज ज़ाहिर है परेड थी 30 मार्च वाली, तो उसके बाद जब उन्होंने खान साहब को कर दिया रुखसत, खान साहब आप जाएँ, पता नहीं ये आखिरी रुखसत हो सकता है कि आखिरी 23 मार्च को इस तरह की बातें हो रही हैं यार, हो रही हैं कि ये आखिरी तकरीब हो जिसमें शिरकत की हो, और उन्होंने पक्का पक्का अलविदा कह दी, अच्छा जी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जाएँ आप। अच्छा, उसके बाद वो अवाम में घुल मिल गए, अवामी सा उनका जो है ना वो रवैया हो गया। वो लम्ज़ में भी 6 घंटे उन्होंने बड़े घुले मिले रहे तलबा में, और वहाँ बड़ी खुल डुल के उन्होंने बातें की, और फिर वो जो उसमें शरीक थे सवालात और जवाब में, वो कहते हैं लम्ज़ वाले कि जनाब हम तो हैरान हो गए कि जनाब हमारा तो माइंड ही बदल गया कि जनाब ये फ़ौजी ऐसे भी होते हैं। और अब भी आज जब वो मुख्तलिफ जो क्लिप हैं उनको देखें तो पता चलता है कि जनाब सिक्योरिटी वाले जो लोग हैं वो टूट पड़ रहे हैं उन पे, उमड़ के मोहब्बत के साथ इनके बाजवा साहब की तरफ बढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी वाले ज़ाहिर है उन्होंने रोकना है, रोका, उनका नहीं आन दो कोई गल नहीं। ये स्टाइल जनाब एक अवाम में घुल मिल जाने वाला। और फिर वो फ़नकारों के पास भी गए, उनके साथ भी उन्होंने कोई गपशप की, और वो कहते हैं कि वहाँ कोई गुफ्तगू हुई है जो मेरी इत्तला के मुताबिक वो बात तो हुई है, लेकिन इस हद तक गई है बात या नहीं गई ये 100% सदका नहीं है। बार उन्होंने ये कहा है कि अगर फ़ौज एक मसला है तो फिर मीडिया भी मसला है। सोशल मीडिया सानू बड़ा उन्होंने कहते जी क्या कि ये बंदे बन जाने हैं, ये भी बड़ी गड़बड़ा कर देने। अगर फ़ौज मसला तो मीडिया भी एक मसला हैगा। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि जनाब आइंदा जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो फाटा और बलूचिस्तान से भी हो सकते हैं। ये आम समझ रहे हैं कि वो सारे लोग तलाश करने लग गए जनाब जो मौजूदा रजीम है उनमें जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनमें कौन फाटा और कौन बलूचिस्तान से है। वो सीनियर मोस्ट हैं, उनमें से कोई भी फाटा और बलूचिस्तान से नहीं। उन्होंने एक बात की है
कि ये बलूचिस्तान वालों की महरूमियाँ दूर करने वाले, फाटा वालों को उनके हकूक़ देने के लिए आइंदा किसी वक्त मुस्तकबिल बैईद में आगे जाके ये उनको कोई ना कोई दिया जा सकता है जनाब। ये वो भी बन सकते हैं। वो एक तरह से फ़ौज का सिस्टम बता रहे हैं कि फ़ौज में तो जनाब मेरिट के हिसाब से चलता है काम। अगर वो किसी वक्त ऊपर आ जाएंगे तो उनकी भी बारी बन जाएगी। और वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि नहीं, मेरिट होता ही कोई नहीं। मेरिट ये होता है कि ऊपर वालों को अगर आपको पसंद नहीं है उनकी काम, उनकी कारकर्दगी, तो फिर आप जिसको समझते हैं कि ये बेहतरीन चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकता है उसको उठा के नीचे से लें। और फिर कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कोई किरदार अदा करने के लिए, कौमी एजेंडा के लिए अपोजिशन और उनमें अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई मदद देने के लिए तैयार है। इस तरह की खबरें हैं बहुत सारी कि काकड़ फार्मूला, ये फार्मूला, वो फार्मूला। लेकिन ये कोई हतमी बात नहीं है, क्योंकि खान साहब कहते हैं मैं अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाऊंगा, वो तो कौमी मुजरिम है, वगैरह वगैरह। और ये जो घुलने मिलने वाली बात मैं कर रहा हूँ ना, ये जब चलाओ था नवाज शरीफ का, तो रहील शरीफ साहब जो है वो भी अवाम में घुल मिल जाया करते थे। वो कुछ वीडियोज़ ऐसी मौजूद हैं कि कुछ सहाफ़ी उनसे बात करना चाहते हैं, सिक्योरिटी रोकती है, उनके होंगे कोई गल नहीं, बेशक 1 मिनट का जवाब देता उन्होंने, लेकिन देता ज़रूर है। तो ये भाई वो मामला हो रहा है। बहरहाल आर्मी चीफ का अवाम में घुल मिल जाना, रहील शरीफ साहब भी बड़े वो बैनर शैनर लगते होते थे उनके, अवामी एक तरह से वो आर्मी चीफ थे। और वो जो आपके इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे वो भी अवामी अपने आप को कहते थे चीफ जस्टिस, बल्कि वो तो जो सुप्रीम कोर्ट से प्रेस रिलीज जारी होती थी उसमें बाकायदा लिखा होता था अवामी चीफ जस्टिस ने आज ये कर दिया, अवामी चीफ जस्टिस ने आज वो कर दिया। अच्छा, अब खान साहब जो है, खान साहब को पड़ा हुआ है कोई दौरा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये लफ्ज़ शायद एक वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुनासिब नहीं। और मैं यार जो मैंने वो बात की थी ना अपने प्रोड्यूसर के बहकावे में आके शहबाज गिल के बारे में, वो जो उसने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए थे उसकी भी मैंने तशरीह करके फिर उस पर जो वो लगाने की कोशिश की थी, तो वो भी यार मेरे ख्याल में मैं उस पर मुझे ना वो मैं शर्मिंदा हूँ, मैं उस पर भी माजरत खा हूँ। और ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं, लेकिन वो इससे बेहतर कोई लफ्ज़ है नहीं, दस्तयाब नहीं लफ्ज़ डिक्शनरी में। हो सकता है, लेकिन वो बहुत सारी डिक्शनरी, मेरी उर्दू इतनी अच्छी भी नहीं है, मेरी पंजाबी भी चंगी नहीं हैगी। तो बहरहाल वो जनाब खान साहब जो हैं वो एक तरह से बुखलाए हुए हैं, या क्या उनको कहें हम। वो कहते हैं कि जनाब वो अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, सहाफ़ियों के साथ उनकी बात हुई है, सीनियर सहाफ़ियों के साथ खुल खिला के बातें हुई हैं। उनका जनाब अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, वो इनके कहने पर मैं इस्तीफ़ा क्यों दूँ, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा मैं। हुकूमत जाती है तो जाए, ये देखें 2 चीज़ें, हुकूमत जाती है तो जाए, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अवाम की अदालत में अपना केस लेके चला गया हूँ। ये 27 तारीख को जो मैं करूँगा उसके बाद मेरी मकबूलियत यहाँ से वहाँ पहुँच गई है। इत्तेहादी भी मेरी मकबूलियत देख के मजबूर हो जाएंगे कि वो मेरे साथ आके मिल जाए, वो मुझे छोड़ कर ना जाए। ये खान साहब ने वो वहाँ कहा है। उन्होंने कहा मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, देखते हैं कौन इस्तीफ़ा देता है। ये बड़ी ख़तरनाक बात है, बार बार ये बात कर रहे हैं वो कि देखता हूँ कौन इस्तीफ़ा देगा। तो वो तो वही बात, अनारकी वाली बात कोई। और फिर वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैं वोटिंग से 1 दिन पहले या वोटिंग वाली रात, वो कहते हैं कि जनाब मैं अपने पत्ते शो करूँगा, सरप्राइज़ दूंगा। वो कह रहे हैं कि वोटिंग के दिन या 1 रात पहले जो सरप्राइज़ मेरे पास है वो मैं दे दूँगा। और ट्रम्प कार्ड है मेरे पास, और वो कहते हैं ट्रम्प कार्ड जो वो मेरे पास ये है कि मैंने अपने पत्ते शो नहीं किए, अपोजिशन ने घबरा के अपने पत्ते शो कर दिए हैं सारे। वो सारे पत्ते उन्होंने शो नहीं किए भाई, उन्होंने भी बहुत सारे पत्ते, वो बड़े घाक किस्म के, ज़ीरक किस्म के सियासतदान हैं। खान साहब आप इस खुशफहमी में हैं कि आप सबसे बड़े सियासतदान हैं और सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने साबित किया हुआ है, सेनेट के इलेक्शन में साबित किया हुआ कि जनाब खान साहब असी बड़े खिलाड़ी हैं थोड़ा नालों। अच्छा, 1 दिन पहले क्या सरप्राइज़ दे सकते हैं वो, जो आज उनकी सियासी कमेटी की मीटिंग थी, खान साहब को जिन्होंने ब्रीफिंग दी है कि जनाब ये इत्तेहादी जो हैं ये हमें छोड़ गए हैं, इंडिया, उन्होंने ये बता दिया उन्हें
के इत्तेहादी हमारे काबू नहीं आ रहे, वो निकल नुकल गए हैं। अगर जब वो कोशिश जारी रखेंगे और वो जो नाराज़ अरकान है 12-13 वो भी कोई पकड़ाई नहीं दे रहे, तो फिर जनाब उस ये फैसला ये हुआ कि जो नाराज़ है ना जानते जान असी राब्ते नहीं करना उन्होंने, फैसला अवाम की अदालत में छोड़ दूंगा, फैसला अवाम करेंगे। यानी कि वो 21 लाख में मैंने ये कहा था, इन्होंने कहा था कि बंदे इकट्ठे करो, हुकूमत में छड्डो जानती है तो जावे। वही सूरत हाल आज अजलास में जो सियासी कमेटी का था, उन्होंने ये कहा कि उनसे राब्ते की ज़रूरत नहीं अब, और इत्तेहादियों को ज़रा देखें वो क्या है, और फिर सरप्राइज़ दूंगा, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, देखें कौन इस्तीफ़ा देता है। और एक और बात उन्होंने की कि इनको यानी अपोजिशन को पता नहीं उनके साथ कितने रह जाएंगे, यानी कि अगर वो हमारे बंदे तोड़ रहे हैं तो इनके बंदे भी टूट जाएंगे। ये उन्होंने एक अजीबोगरीब बात की। और फिर कहा कि जनाब एक तरफ हार्स ट्रेडिंग को वो कह रहे हैं ममनू है, और दूसरी तरफ वो खुद कह रहे हैं कि पता नहीं इन्हें बंदे कितने रह जाएंगे, जिन्हें ऐसे भी तोड़ रहे हैं। वो कहते हैं 15 अरब का बंदोबस्त करके सबको ख़रीदना बहुत आसान है, यानी 15 अरब जो इन्होंने पिछले दिनों नोट छपवाए हैं स्टेट बैंक से, पता नहीं उसकी बात कर रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं। बहरहाल वो कह रहे हैं जनाब 80 भी बंदे बिटवीन द लाइन, तो एक गल बंदी इन्होंने पता नहीं कितने बंदे रह जाएंगे। और दूसरा वो कह रहे हैं जनाब इत्तेहादी जो हमें नहीं छोड़ेंगे, इत्तेहादी ऐलान करने को फिर रहे हैं कि जनाब ऐलान कर दें। शायद ये जलसा जो आगे किया है उन्होंने, जुलूस, रैली, लॉन्ग मार्च, उसकी वजह शायद यही हो। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ये भी कह रहे हैं कि जो हमने रेफरेंस फाइल किया है वो बात कानून से आगे बढ़ गई हुई है। अदालत ने ये देखना है कि क्या पैसों के साथ तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवाना, वोट ख़रीदना किसी भी जमात के, तो वो जायज़ है? क्या वो जमहूरी है? हुकूमत गिराना पैसे खर्च करके, वही पैसों का सबूत है आपके पास? अदालत ने सबूत देखने हैं। बस एमी खान साहब जो है ना वो कहते हैं मेरे पास ट्रंप कार्ड है और फलाना कार्ड है, ये है वो है। वो खान साहब मेरे ख्याल बढ़ के छिड़ के मार रहे हैं, और फिर वो इस्तीफ़ा किससे लेंगे? अपोजिशन ने किसने इस्तीफ़ा देना है? अपोजिशन ने क्यों इस्तीफ़ा देना है? इस्तीफ़ा तो फिर उन्हीं से लेना है ना जिनके बारे में ये बार बार कह रहे हैं जिन्हें आप न्यूट्रल से, आज कहते हैं न्यूट्रल से मुराद मेरी वो नहीं थी, लोग फ़ौज की तरफ ले गए। और फिर जो कामरान खान साहब के हवाले से एक सवाल हो गया, कामरान साहब ने कोई आपको मशवरे दिए हैं कोई वीडियो पे, तो उन्होंने कहा कि जनाब कहका लगाया, हंसे। वो उन्होंने कहा जी क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जनाब वो कि इसको उस्मान बज़दार को हटा दें, आपके लिए अच्छा है, और फिर जनरल फैज़ को आप आर्मी चीफ ना बनाएं। तो वो उन्होंने कहा और क्या कहते हैं वो? ये खान साहब एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब उन्हें कामरान खान को कौन बताता है कि हमने हुकूमत कैसे करनी है? यानी उन्होंने उस बात को ये नहीं कहा कि हाँ यार वो गल ठीक हो दी, या मैं बाजार में उठा दूँगा, या मैं फैज़ नूं नहीं लावांगा। उन्होंने कहा नहीं। और फिर उसके बाद वही की लड़ाई तो अब शुरू हुई है। मैं देखूँगा इनको, इस्तीफ़ा मैं देता हूँ या कौन देता है? मेरी हुकूमत जाती है तो जाए, मैं तो इस्तीफ़ा नहीं दूँगा, कोई और देगा। और कौन है जिसके बारे में ये लोग समझ रहे हैं कि जो बड़े हैं एस्टेब्लिशमेंट के, शायद जो इनकी तहरीक है पीडीएम की और अपोजिशन की, उनके पीछे उनका हाथ है। और वो वहाँ ये कहा जा रहा है, कुछ लोग उन्हें मशवरे दे रहे हैं कि जनाब वो गैर सियासी, जो सियासी मामला तो में कभी भी वो नहीं होते, न्यूट्रल नहीं होते। जो एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं उनके न्यूट्रल होने का मतलब ही ये होता है कि वो अपोजिशन की सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह के खान साहब के कान शान भर के मामला तो उन्होंने मज़ीद गंभीर कर दिए हुए हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नई भी लक के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।